नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। स्वागत है हमारे प्रोग्राम अनसुना किस्सा में, वो प्रोग्राम जहां पर हम बताते हैं बड़े पर्दे के आगे के वो सितारे जिनकी रियल लाइफ में या तो कंट्रोवर्सी चल रही होती है, किसका किसके साथ हुआ झगड़ा, किसकी रह गई प्रेम कहानी अधूरी, कितना किसने किया है स्ट्रगल और किसके हैं कुछ छिपे हुए अनसुने किस्से। देखिए, हम अक्सर बात तो करते हैं बड़े पर्दे पर उन सितारों की जो सामने नजर आते हैं, जो या तो एक्टर होते हैं या एक्ट्रेस होते हैं, लेकिन आज के अनसुना किस्से में हम प्रोग्राम की शुरुआत ना तो किसी एक्टर से करने वाले हैं और ना तो किसी एक्ट्रेस से। कहा जाता था कि मदन मोहन के साथ गजल नहीं बनाई तो आखिर क्या किया। ये जो बातें थी, ये जो मुहावरा था, काफी ज्यादा फेमस था। तो आज बात करेंगे वही संगीतकार, वही गजल के बादशाह मदन मोहन के बारे में, जिसे लता मंगेशकर जी ने मदन मोहन को गजलों का बादशाह कहा था। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, कौन थे मदन मोहन और क्यों इतने प्रसिद्ध हुए, क्यों इतने फेमस हुए और आखिर क्यों लता मंगेशकर भी थी इनकी फैन। चलिए बात करते हैं इस रिपोर्ट में। 25 जून 1924 को बगदाद में जन्मे मदन मोहन का पूरा नाम मदन मोहन कोहली था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल कोहली इलाके के पुलिस बल के अकाउंटेंट थे। दरअसल पूरा परिवार इराक में रहता था। इराकी पुलिस बल के अकाउंटेंट के रूप में उनके पिता काम किया करते थे। उसी समय नन्हे मदन मोहन ग्रामोफोन के रिकॉर्ड सुना करते थे और पढ़ना लिखना न जानने के बावजूद भी पिता के मांगने पर सही रिकॉर्ड्स ले आकर के दे दिया करते थे। ये दूसरों के लिए भले ही आश्चर्य की बात हो, लेकिन मदन के लिए ये काफी आम बात थी। एक समय ऐसा था जब इराकी पुलिस बैंड मार्च पास्ट कर रहा था। तभी मदन मोहन के घर के सामने से मार्च पास्ट गुजरी। तब छोटे मदन मोहन ने अपने खिलौने वाले ड्रम को लेकर मार्च पास्ट में शामिल होने का फैसला लिया। बहुत देर तक घर में जब मदन मोहन नहीं मिले तो उसके बाद माता पिता ने छानबीन शुरू की। पता लगा कि यह मार्च पास्ट में शामिल होते होते कई घंटों तक मदन मोहन आगे निकल चुके हैं। फिर पुलिस डिपो पर मदन मोहन जाकर मिले। ये किस्से असल में संगीत के बादशाह बनने की बुनियाद बताते हैं। इराक से मदन मोहन के पिता पहले लाहौर और फिर मुंबई आ गए। उन्होंने हिमांशु राय के साथ मुंबई टॉकीज की स्थापना की, मगर मदन मोहन को उन्होंने पहले आर्मी स्कूल में भेजा और उनकी संगीत की रुचियों को दरकिनार कर सेना में भर्ती करा दिया। मदन मोहन भी फौज में कब तक टिके रह सकते थे, कब तक हाथों में बंदूक होती। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में सेना ही छोड़ दी और अपने संगीत की रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए मुंबई वापस लौट आए। 1947 से पहले उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ में बतौर प्रोग्राम असिस्टेंट काम करना शुरू किया। साल भर में ही समझ आ गया कि ये नौकरी उनके संगीत के शौक में बाधा है और ये नौकरी भी उन्होंने छोड़ दी और फिर दोबारा मुंबई लौट गए। इस बात से पिता राय बहादुर चुन्नीलाल बहुत गुस्से में हो गए। उन्होंने बेटे को घर में रहने ही नहीं दिया। पहली फिल्म आंखें रिलीज होने के बाद मदन मोहन ने अपने पिता राय बहादुर चुन्नीलाल को निजी शो देखने के लिए बुलाया। पिता खामोशी से फिल्म देखते रहे, बेटे का संगीत सुनते रहे। फिल्म खत्म होने के बाद उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी पश्चाताप नहीं किया, उन्होंने अपनी इस बात पर पश्चाताप किया कि उन्होंने बेटे के साथ क्या किया। आखिर जबरन बेटे की रुचियों को दरकिनार कर फौज में डाल दिया। फिर उसके बाद पिता ने रोते हुए ये अपने आप से कहा कि बेटे ने सही करियर चुना है। कभी संगीत के लिए बेटे को घर से बाहर निकालने वाले पिता मदन मोहन की संगीत की काबिलियत को अब परख चुके थे। इस घटना के 2 महीने बाद पिता का देहांत हो गया, लेकिन इसके बाद मदन मोहन ने खुद को संगीत के लिए तैयार किया। आंखें से जुड़ा एक और किस्सा सामने आता है।
गायिका लता मंगेशकर ने भी मदन मोहन की बतौर संगीतकार इस पहली फिल्म में गाने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुंबई टॉकीज के मालिक का बेटा शौक में संगीतकार बन गया होगा, वह गुड़ी नहीं है। लेकिन आखिर में जब उन्होंने देखा कि वो इतना अच्छा गाते हैं तो लता मंगेशकर का भ्रम टूट गया और उनके साथ मदन मोहन का रिश्ता और भी बेहतर हो गया। मदन मोहन ने लता मंगेशकर को अपनी बहन बना लिया। इस फिल्म के बाद मदन मोहन की हर फिल्म में लता मंगेशकर का गाना जरूर होता, यहाँ तक कि साल 2004 में मदन मोहन की धुन पर वीर ज़ारा का संगीत तैयार हुआ, जिसमें लता जी भी मौजूद थी। इस तरह 1950 में देवेंद्र गोयल की फिल्म आंखें से मदन मोहन का फिल्मी सफर शुरू हुआ। 1952 में फिल्म खूबसूरत मदन मोहन ने तलत महमूद से गजल मोहब्बत में कोशिश होगी तो एक दिन तुमको पा लेंगी गवाई थी। अदालत की गजल यूं हसरतों के दाग भी मदन मोहन ने गाए और ये ऐसी गजलें थीं जिन्हें खूब पसंद किया गया। इस बीच 1953 में फिल्म दाना पानी भी आई, जिसमें मदन मोहन ने गाना बंद कर चुकी बेगम अख्तर की कैफ इरफानी की गजल ए इश्क मुझे और तो कुछ याद नहीं गाने के लिए राजी हुई। बेगम अख्तर का युवा मदन मोहन की आरजू पूरी करने का अर्थ केवल ये नहीं था कि मदन मोहन का संगीत इतना बेहतर होता था कि उनके आगे बड़े बड़े गायक भी अपने फैसले दरकिनार कर लेते थे। और तब गजल और मदन मोहन के संगीत का जिक्र करते ही हमें मौसम फिल्म के रुके रुके से कदम रुके रुके बार बार चले अनपढ़ की आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल हमें दस्तक की गजल याद आती है। फिल्म जहां आरा की वो गजल वो गाने तमाम चीजें जो हैं वो मदन मोहन की याद दिलाती हैं। एक दौर ऐसा भी आया जब मदन मोहन के गाने हिट तो हो रहे थे लेकिन फिल्में नहीं चल रही थी। मायूसी के उस दौर में भाई भाई फिल्म का गाना ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, ये गाना आया और इसने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, नैनों के बदरा छाए बिजली सी चमके हाय, ये गाने लोगों की जुबां पर बैठने लगे। लोग इन गानों को खूब पसंद करने लगे। हालांकि विडंबना ही देखिए कि इतने विलक्षण संगीतकार को एक भी बार फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा ही नहीं गया, जबकि 1970 में फिल्म दस्तक के संगीत निर्देशक के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। कुछ सालों बाद काम की कमी भी हो गई, फिर मदन मोहन अवसाद के शिकार हो गए, यानी कि डिप्रेशन के शिकार हो गए। उसके बाद उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी। महज 51 साल की उम्र में ही 15 जुलाई के दिन 1975 में उनका निधन हो गया और उनकी आवाज हमेशा के लिए अमर हो गई। लता मंगेशकर कहा करती थी कि मदन मोहन गजल के शहजादे हैं। उस समय एक ऐसा दौर था जब मदन मोहन का युग कहा जाता था और उसी युग में मदन मोहन के साथ गजल नहीं बनाई तो फिर क्या काम किया, ये जुमला काफी ज्यादा प्रसिद्ध था, जिसे निर्माता और निर्देशक कहा करते थे। तो आज के अनसुना किस्से के हमारे जो किरदार थे वो थे मदन मोहन। अगली बार लेकर के आएंगे एक और ऐसा ही अनसुना किस्सा और एक और ऐसा ही नया किरदार। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।